Hello students, welcome to your YouTube channel Gyan Guru Academy. Dear students, this is SV sir in front of you. बच्चों आज हम बात करेंगे CHS एंट्रेंस एग्जाम 2020 यानी कि 2020 का जो आप लोग का क्लास 11th का आप लोग CHS एंट्रेंस एग्जाम देंगे उसमें आज बच्चों हम बात करेंगे फिजिक्स की। क्या बात करेंगे बच्चों? फिजिक्स। आज हम आप लोग को फिजिक्स का पहला चैप्टर बताएंगे। पहला चैप्टर आप लोग का है गति यानी कि मोशन। सो बच्चों यह चैप्टर पढ़ने के पहले आप लोग को वही यूजुअली अपील आपसे कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बच्चों मैं एक चीज़ आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे हमने केमिस्ट्री का बैच चला रखा है। फिजिक्स आज हम पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। सो आप लोग की फिजिक्स केमिस्ट्री बच जाती है, इंग्लिश और मैथ, कुछ हिंदी और जीके भी हैं आपके। ठीक है, ये तो है आप लोग के मैथमेटिक्स वाले ग्रुप के लिए। बायोलॉजी वालों के लिए बायोलॉजी भी होगा, देखा जाएगा, अगर समय मिला तो भी पढ़ा दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का क्लास शुरू होता है बच्चों गति से। गति यानी कि समय के साथ किसी निर्देश बिंदु से जब कोई वस्तु अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। ध्यान से सुनिएगा, समय के साथ यानी कि समय कुछ चेंज हुआ। मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ पे पहले थी, एस पॉइंट था और ये दूसरी वस्तु यहाँ पे चली आई, ये पॉइंट पी है। तो यहाँ से यहाँ आने में वस्तु को कुछ समय लगा। समय के साथ किसी निर्देश बिंदु से, मान लीजिए कि ये निर्देश बिंदु था, यहाँ से जब कोई वस्तु अपनी स्थिति को परिवर्तित करती, इसने अपनी स्थिति बदली, यहाँ से यहाँ आई, तो उसे गति की अवस्था में कहा जाता है। आप कह सकते हैं कि वस्तु जरूर गति की अवस्था में रही होगी जिसके वजह से यहाँ तक पहुंची है, एच से पी बिंदु तक पहुंची है। सो बच्चों किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है। किसी भी व्यक्ति के लिए एक वस्तु जो होती है वो गतिशील प्रतीत हो सकती है जब दूसरे के लिए स्थिर, यानी कि वस्तु गतिशील है। एक क्या कहा जा रहा है, किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील मतलब एक व्यक्ति को लगेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक व्यक्ति खड़े हैं, इनको लगेगा कि यह वस्तु जो यहाँ पे पड़ी हुई है वह गतिशील है, लेकिन कोई यहाँ पे दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है, उसे लगा कि यह वस्तु क्या है, स्थिर है। ऐसी स्थिति हो सकती है कई वस्तु हो, लेकिन किसी को गतिशील तो किसी को क्या हो सकती है बच्चों, ठीक है, स्थिर दिखाई दे सकती है। गति कर रही बस के यात्रियों के लिए, देखिए ध्यान से बताया जा रहा है कि एक बस है। क्या है बच्चों? एक बस है और बस क्या कर रही है, गति कर रही है, उसमें यात्री बैठे हुए हैं। यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़, इस बस में क्या है, यात्री बैठे हुए हैं तो सड़क के किनारे पेड़ लगे हुए हैं। सड़क के किनारे लगे पेड़, सड़क के किनारे क्या लगे हुए हैं बच्चों, पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है, तो फिर देखिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधों पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं। अब ध्यान से देखिए पेड़ पौधे कैसे लग रहे हैं, पीछे की ओर, ऐसा लग रहा है कि वो पीछे की तरफ चलते जा रहे हैं। जब आपकी बस क्या हो रही, चल रही है और आप बस में बैठे हुए हैं तो आप बाहर जब पेड़ों को देखोगे तो लगेगा कि बस पीछे की तरफ चलती जा रही है। ठीक है, इतना हो गया। यद्यपि बस के, ठीक है, अब देखो यहाँ पे अभी एक पॉइंट ये रह गया, जबकि सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति बस के साथ यात्रियों को भी गति करते हुए पाता है। अब एक व्यक्ति यहाँ सड़क पे खड़े हुए हैं, अब ये बस ऐसे चलती हुई चली जा रही है, तो इस व्यक्ति को लगेगा ना कि इसमें जो यात्री बैठा है, किसी यात्री को अगर वो ध्यान से देखे तो ऐसा लगेगा कि वो यात्री चल रहा है। ठीक है, ठीक है, खड़े व्यक्ति को बस के साथ ही यात्री को भी क्या होता है, गति करते हुए पाता है। यद्यपि बस के, ठीक है, क्या होगा बच्चों, बस के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति, जो उसके अंदर बैठा हुआ यात्री है, एक यात्री को अपने साथी यात्रियों की विराम अवस्था में पाता है। अब देखिए बहुत ही अच्छी बात बताया जा रहा है कि मान लीजिए बस थी, बस में कई सीटें होंगी इस तरह से, इस सीट पे बैठा हुआ एक व्यक्ति अगर यहाँ एक सीट पे बैठे हुए व्यक्ति को देखेगा तो इसे किस अवस्था में दिखाई देगा, विराम अवस्था में। क्लियर है? चलिए जब ये चीज समझ गए बच्चों तो गति के प्रकार के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। गति के प्रकार, बहुत सी गतियां जटिल होती हैं, जटिल यानी कि बहुत कठिन होती हैं। कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में तो कुछ वस्तुएं वृत्तीय पथ पर गतिमान हो सकती हैं, कुछ घूर्णन कर सकती हैं तो कुछ कंपन कर सकती हैं। ठीक है, ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिससे क्रियाएं साथ साथ हों, ऐसी कोई भी स्थिति हो सकती है जिससे कि ये क्रियाएं क्या हो, जो साथ साथ हो। गति के कई प्रकार होते हैं जिनमें से प्रमुख हैं रैखिक गति, यादृच्छिक गति, वृत्तीय गति, दोलनी गति,
आवर्त गति। ये सारी गति के क्या है बच्चों, प्रकार हैं। पहले देखते हैं रैखिक गति के बारे में। जब कोई वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती है तो यह उस वस्तु की रैखिक गति की अवस्था कही जाती है। कैसे चले बच्चों, जब कोई वस्तु सीधी, इस तरह से सीधी, या फिर वक्र रेखा पर चलती है, कोई वक्र की रेखा खींची गई है इस तरह से और इसी रेखा पे वो चल रही है, ठीक है, इससे इधर उधर नहीं हो रही, इसी रेखा पे चल रही है, ठीक है, तो यह उस वस्तु की क्या कहलाती है बच्चों, रैखिक गति की अवस्था कही जाती है। जैसे सड़क पर चलता हुआ आदमी सड़क पे चल रहा है, सीधे सीधे चलेगा इस तरह से सड़क पे, ठीक है। बंदूक से छोड़ी गई गोली, जो बंदूक से आप गोली छोड़ोगे तो सीधे इस तरह से जाती है। दूसरी गति है बच्चों यादृच्छिक गति, यानी कि गति की ऐसी अवस्था जिसमें गति किसी निश्चित पथ पर एवं निश्चित दिशा में नहीं हो, ठीक है। क्या हो बच्चों, कि वह क्या हो कि न ही कोई उसका निश्चित पथ हो और न ही उसकी निश्चित दिशा हो। जैसे मक्खी की गति आपने देखी होगी, फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी की गति आदि, इनकी क्या होती है, स्थिति निश्चित नहीं होती है, ठीक है, और इनकी दिशा भी निश्चित नहीं होती, इनका पथ भी निश्चित नहीं होता, इनको इधर से उधर आना जाना पड़ता है। आप कभी ध्यान से मक्खी को देखिएगा, उसका पथ निश्चित नहीं होगा, ठीक है, और सबसे बड़ी चीज उसकी दिशा भी निश्चित नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों वृत्तीय गति। वृत्ताकार पथ पर चलने की स्थिति वृत्तीय गति की अवस्था कहलाती है। जैसे पृथ्वी द्वारा सूर्य का परिक्रमण, पृथ्वी क्या करता है बच्चों, ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करता है, ठीक है, पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। मान लीजिए सूर्य है तो पृथ्वी इस तरह से इसको क्या करती है, परिक्रमा करती रहती है। यहाँ पे आपने क्या पढ़ा अभी वृत्तीय गति के बारे में, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात करें बच्चों दोलनी गति के बारे में। किस गति के बारे में, दोलनी गति के बारे में। तो जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है तो उसे दोलनी गति की अवस्था में कहा जाता है। जैसे झूले की गति, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आपने झूला है इस तरह से बांध के लटकाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये झूला है आपका, इस पे आप बैठोगे या किसी बच्चे को बैठा के इस तरह से झूलाओगे तो इनकी गति कुछ इस तरह की होगी, ठीक है, इस तरह से इनकी गति होगी बच्चों, ठीक है। तो ये झूले की गति, यानी कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे, अब देखिए इधर से ये आगे जाएगी फिर इसके पीछे आएगी फिर यहाँ से आगे जाएगी, तो इस तरह से ऐसी गतियों को हम कहते हैं बच्चों दोलनी गति। नेक्स्ट है आप लोग का आवर्त गति। आवर्त गति को भी समझिए। जब कोई वस्तु अपनी गति के समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है तो उसे आवर्त गति की अवस्था में कहा जाता है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, देखिए ये क्या होती है बच्चों, ये निश्चित अंतराल पर जरूर दोहराएगा, ठीक है, यानी कि इनकी क्या होगी, लोलक की गति। जैसे आपने देखा होगा घड़ी का लोलक इस तरह से चलता रहता है, फिर यहाँ 12 पहुंचा फिर वापस दोहराएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी बच्चों बताया जा रहा है सूर्य वाला, ठीक है, जो उदाहरण है आप लोग का ये भी सेम वही है, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग का विस्थापन। विस्थापन के बारे में बात करें तो जब कोई वस्तु गति के कारण कोई दूरी तय करती है तो उसकी प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को उसका विस्थापन कहा जाता है। सपोज दैट यहाँ पे इसका कोई फ्रेंड, मान लीजिए कि फ्रेंड यस है, यहाँ पे उसका दूसरा फ्रेंड है पी है और यहाँ पे उसका तीसरा फ्रेंड है के है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इसके घर गया, यहाँ से यहाँ तक घर गया, उसके बाद यहाँ चला आया, तो फिर पूछा जा रहा है कि इसका विस्थापन कितना है। तो विस्थापन क्या होगा बच्चों, इसकी प्रारंभिक और अंतिम यहाँ आके रुका हुआ है, इनके बीच की दूरी, प्रारंभिक व अंतिम स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं बच्चों, विस्थापन कहते हैं। क्लियर है। अब है सरल रेखीय गति और विस्थापन। सरल रेखीय गति और विस्थापन। सरल रेखा में गति की स्थिति को सरल रेखीय गति कहा जाता है। यह गति का सबसे साधारण प्रकार है। यह गति का क्या है बच्चों, सबसे साधारण प्रकार है। सरल रेखा में बिल्कुल गति करेगा इस तरह से, ठीक है। किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। किसी व्यक्ति मतलब वस्तु हो, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी स्थिति बताने के लिए हमें निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। कहते हैं इसका यह मूल बिंदु है, ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, मूल बिंदु है। वस्तु की प्रारंभिक अर्थात मूल बिंदु अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। क्लियर है। अब विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन एक क्या होती है बच्चों, सदिश राशि होती है। अब यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी दे रहा है आप लोग को, सदिश व अदिश में क्या
अंतर। तो ऐसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है सदिश राशि कहलाती है, जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, बल आघूर्ण आदि सदिश राशियों के उदाहरण है। ऐसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, चाल, कार्य, समय, ऊर्जा अदिश राशियों के उदाहरण है। ठीक है, यानी कि ध्यान से देखिए, यहाँ पे अदिश व सदिश में अंतर भी स्पष्ट कर दिया गया बच्चों। अब अगला पॉइंट है एक समान गति और असमान गति। ठीक है, जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। जब वस्तु क्या करती है, समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। इस तरह की गति में समय अंतराल छोटा व बड़ा हो सकता है। क्लियर? जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करे तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। उदाहरण के लिए भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में व्यायाम कर रहा एक व्यक्ति। चलिए थोड़ा सा इसको हम फिगर द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखिए, एक वस्तु है और यहाँ पे दूसरी वस्तु है और यहाँ पे तीसरी। एक्चुअली एक ही वस्तु है, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट मान लेता हूँ A, B, C। अब क्या हुआ, A से B तक चलने के लिए जो यह वस्तु है, ठीक है, 1 सेकंड का समय लगाती है, वहीं B से C तक चलने के लिए वस्तु 1 सेकंड का समय लगाती है। तो यहाँ पे देखिए A से B बिंदु आने के लिए उतना ही समय लगा है, B से C बिंदु पे जाने के लिए उतना ही समय लगा। तो समान समय अंतराल में समान दूरी, मान लीजिए कि इनकी बीच की दूरी 10 मीटर की है, ठीक है, तो समान समय अंतराल में वो समान दूरी तय कर रही है, दूरी तो उतनी है बराबर, उतना ही समय भी लग रहा है, तो ऐसी गति को हम एक समान गति कहते हैं। लेकिन सपोज दैट वही वस्तु आपकी क्या हो बच्चों, ठीक है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय न करे। मान लीजिए कि ये 10 मीटर ही है, हर जगह पे 10 मीटर है, यहाँ पे भी 10 मीटर है, और इनको चलने के लिए यहाँ पे 1 सेकंड लग रहा है और यहाँ पे वो 2 सेकंड लगा रहा है और यहाँ पे 3 सेकंड लगा रहा है। तो समान समय तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और समान दूरी है लेकिन समान समय में नहीं चल रहा है, अर्थात यहाँ पे असमान गति होगी। क्लियर हो रहा है? ठीक है। उसके बाद गति की दर का मापन। गति की दर का मापन हम कैसे करते हैं, उनको थोड़ा समझते हैं। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। इस राशि को चाल कहा जाता है। यदि एक वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो इसकी चाल v बराबर s/t सूत्र से प्राप्त की जा सकती है। यानी कि यहाँ पे v बराबर s/t, ये फार्मूला है आप लोग का, ठीक है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। चाल का मात्रक क्या है बच्चों, मीटर प्रति सेकेंड है। यह मीटर सेकेंड इनवर्स चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक चीज देखिए, यहाँ पे v बराबर s/t, यहाँ पे s क्या है बच्चों, स्पीड, चाल, और t आप लोग का समय। क्लियर हुआ? ठीक है, यानी कि जब आप इसकी क्या करोगे, चाल निकालोगे तो स्पीड और बटा में समय। चलिए, वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। वस्तु की गति को क्या करने के लिए, व्यक्त करने के लिए केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति नियत हो। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान गति में हो सकती है, इसलिए उन वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त किया जाता है। वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समय अवधि से भाग देकर प्राप्त की जाती है। तो औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटा में कुल समय अवधि, यानी कि कुल कितनी दूरी तय किया और कितना कुल समय लगा। अब अगला है बच्चों दिशा के साथ चाल। दिशा के साथ चाल, किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु का वेग कहा जाता है। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। यह वस्तु की चाल गति की दिशा या दोनों के परिवर्तनों के साथ परिवर्तित हो सकती है। जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति करती है तो इसकी गति की दर के परिमाण को औसत वेग द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान ही होती है। जो इसकी गणना होती है वह औसत चाल की गणना के समान ही होती है। यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है
तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। तो औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा में 2। ठीक है, चलिए जब इतना हो गया बच्चों तो इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है? वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें वेग में परिवर्तन की दर की, तो किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। जो वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है वह शून्य होता है। असमान गति के वेग समय के साथ परिवर्तित होता है। इसका मान विभिन्न समयों पर एवं विभिन्न बिंदुओं पर अलग अलग होता है। इस प्रकार किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता। वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बच्चों? त्वरण कहते हैं। इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। अर्थात त्वरण किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन बटा में लिया गया समय। तो यहाँ पे वेग में परिवर्तन त्वरण को ए से आप इंडिकेट करो। वेग में परिवर्तन यानी कि v माइनस यू अब बटा में लिया गया समय यानी कि t। तो फार्मूला होगा a बराबर v माइनस यू बाई टी। यहाँ पे देखिए यदि कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u t समय बदल के v हो जाता है तब त्वरण a बराबर v माइनस यू बाई टी। वही चीज अभी जो बताएं, त्वरण युक्त वस्तु की गति को त्वरित गति कहा जाता है। यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक लिया जाता है, तथा यदि वह वेग के विपरीत दिशा में है तो इसे ऋणात्मक लिया जाता है। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो उसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता बढ़ता है, तो वस्तु के त्वरण को समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। क्या है बच्चों? एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। कोई वस्तु असमान त्वरण से चल सकती है यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है। उदाहरण के लिए यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समय अंतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है तब कहा जाता है कि कार असमान त्वरण के साथ गतिमान है। अब देखते हैं गति का ग्राफीय प्रदर्शन, यानी कि गति को अब ग्राफ के द्वारा किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। कई घटनाओं के बारे में मूल जानकारी सुविधाजनक विधि से ग्राफ द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए एक रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में रेखा ग्राफ किसी एक भौतिक राशि पर निर्भरता को दर्शाता है, जैसे दूरी या वेग की दूसरी राशि जैसे समय पर। दूरी समय ग्राफ की बात करें बच्चों, दूरी समय ग्राफ समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस ग्राफ में समय को x तथा दूरी को y अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है। ये आपकी दो अक्षेस हैं, ठीक है, x और y, उन पे इनको प्रदर्शित किया जा सकता है। सो बच्चों अगला पॉइंट है आप लोग का, दूरी समय ग्राफ को विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे वस्तु एक समान चाल या असमान चाल से चल रही है, विरामावस्था में इत्यादि में। जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है तब इसकी चाल एक समान होती है। अतः वस्तु द्वारा तय की गई दूरी लिए गए समय के समानुपाती होती है। इस प्रकार एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। असमान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ एक वक्र रेखा पर होता है। वेग समय ग्राफ क्या है बच्चों? वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन का वेग समय ग्राफ दर्शाया जा सकता है। इस ग्राफ में समय को x अक्ष पर और वेग को y अक्ष पर दर्शाया जाता है। यदि वस्तु एक समान वेग में गतिमान है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह x अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होगी। एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल के विस्थापन प्राप्त
किया जाता है वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र विस्थापन के परिमाण के बराबर होता है। समान समय अंतराल में वेग परिवर्तन यदि समान रूप से होता है तो ऐसे एक समान त्वरित गतियों के लिए वेग समय ग्राफ सरल होता है। वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण को दर्शाता है। समझ गए बच्चों, जो इसका ढाल होता है यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ होगा तो वह त्वरण को दर्शाता है। ठीक है, अब बात करें बच्चों इनके गति के समीकरण की, तो जैसा कि आप सभी ने पढ़ रखा होगा गति के 3 समीकरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको समझ लेते हैं। कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में समीकरणों के द्वारा उसके वेग गति के दौरान त्वरण और उसके द्वारा तय की गई दूरी संबंध स्थापित करना संभव है, जिन्हें गति के समीकरण के नाम से जाना जाता है। गति के 3 समीकरण निम्नलिखित हैं। v बराबर यू प्लस ए टी पहला समीकरण हुआ, ठीक है। यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दूसरा समीकरण, और 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यानी कि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as ये हुआ आप लोग का तीसरा समीकरण। ठीक है बच्चों, तो हैं गति के 3 समीकरण, पहले समीकरण, दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण। बताया जा रहा है कि इन समीकरणों में u वस्तु का प्रारंभिक वेग है जो कि t समय के लिए एक समान त्वरण v a से चलता है, v अंतिम वेग तथा t समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी यस है। नेक्स्ट है बच्चों एक समान वृत्तीय गति। वृत्ताकार पथ पर चलने की स्थिति वृत्तीय गति की अवस्था कहलाती है। जब एक समान समय अंतराल में किसी वृत्तीय पथ पर समान चाल से चलती है तो ऐसी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। अगला पॉइंट है चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति। पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में गुणन करता हुआ एक उपग्रह, वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार आदि एक समान वृत्तीय गति के उदाहरण हैं। तो बच्चों आज हमने गति आप लोग का पढ़ लिया। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर आपके क्या हुआ बच्चों, ठीक है, किसका, एंट्रेंस एग्जाम CHS 2020 का खत्म हो गया। ठीक है, सेकेंड चैप्टर हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। जैसे ही आप लोग के सारे चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं हम न्यूमेरिकल्स आप लोग को हल करवाएंगे बच्चों, ताकि आपके एग्जाम में फिजिक्स में कोई कमी न रह जाए। ठीक है, एश्योर हो जाइए कि जब हम तैयारी करवा रहे हैं तो आपको हम पूरा तैयारी करवाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए वही अपील आपसे कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।